हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय है कोरोना संक्रमण काल में नाक, कान और गले की समस्याओं से बचाव और क्या क्या समस्याएं हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो इसलिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर गौरव गर्ग जी को, जो कि नाक, कान और गला स्पेशलिस्ट हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन में। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने कहा कि कोरोना काल चल रहा है और चलते चलते काफ़ी महीने हो गए हैं, तो ऐसे में समस्याएं तो है ही कि किस तरह से इससे बचाव किया जाए। लक्षण के बारे में हम सब परिचित हो चुके हैं अब तक। तो बात शुरू करते हैं कि जो इस काल में हमारा जो नाक है, गला है और जो कान है, इनको हम किस तरह से बचा सकते हैं और किस तरह से देखभाल इनकी की जा सकती है। देखिए मैम, जहाँ तक कोरोना का सवाल है, नो डाउट बहुत खतरनाक बीमारी है जी, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम थोड़ा बचाव के अगर तरीके अपनाएं तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। पर हम लोग देखते हैं, आप जैसे आप भी सड़क पे निकलते हो, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, थूक रहे हैं। ये सब चीज़ें जो हैं इसको फैलाव को इसके बढ़ावा दे रही है। और एज सच नाक कान की बात करूं तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम बाहर गए, हमने इसको छुआ, अब उसको छूने के बाद हम नाक और मुंह में हाथ और उंगली लगा रहे हैं जी, तो कोई नहीं जानता कि मुझसे पहले इसको किसने छुआ। हो सकता है कोई जिसने छुआ वो कोरोना संक्रमित रहा हो। अगर ऐसा होगा तो जहाँ पे कोरोना के वायरस के कण यहाँ मिलेंगे, वो जो कि मेरे हाथ पे आ जाएंगे। ठीक। तो हमें क्या करना है कि अगर हम कभी भी बाहर से आए, कहीं से भी आए, जो और ऐसी जगह को, सतह को छुएं जो जिसके बारे में हमें नहीं पता कि किसने छुआ है, तो हमेशा कभी नाक, मुंह, आँख, कान टच ना करें। पहले हाथों को सैनिटाइज करें, साबुन से धोएं, उसके बाद ही टच करें। जी। दूसरा, जो मैंने अभी कहा, लोग पान मसाला और सब खूब खा रहे हैं, खूब थूक रहे हैं, नो डाउट पहले से कम हुआ है। लेकिन मैं अभी भी देखता हूँ कि लोग चलते चलते गाड़ी खोलेंगे, थूक देंगे, जिससे क्या है, जो आप पीकते हो उसमें जो एरोसोल जनरेट होता है, जो छोटे छोटे कण थूक के निकलते हैं, उससे जो है सबसे ज़्यादा संभावना होती है वायरस के फैलने की। तो अगर आपको पान खाना ही है तो अपने साथ कुछ पीक दाना कुछ रखिए, जिससे कि उसी जगह पे आप थूकिए। जगह जगह ना थूका जाए, गंदगी भी मचती है और इन्फेक्शन का भी खतरा बढ़ता है। तो कोरोना के तो बचाव ये आप बता ही रहे हैं, साथ ही एक मौसम भी बदल रहा है, तो जो गले की समस्याएं हैं वो हम देखते हैं ज़्यादा इन दिनों में शुरू हो जाती हैं। देखिए, सब लोग जानते हैं कोरोना में शुरुआती लक्षण ही गला खराब होना, खांसी, बुखार, ये हैं। बहुत सारे लोग तो सिर्फ डर के मारे भी, आजकल जितना बीमारी नहीं है उससे ज़्यादा डर बैठा हुआ है। जी, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ डर है तो बहुत सारे लोग बचे हुए हैं। जी बिल्कुल। अगर डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो सब चीज़ें बड़ी भयावह स्थिति में आ जाएंगी। पर डरने की ज़रूरत नहीं है। मौसम भी चेंज हो रहा है, थोड़ा ठंडा पानी, बर्फ़, इन सब चीज़ें थोड़ा बचाव रखें। क्योंकि जब मौसम बदलता है, बारिश होती है, बारिश के बाद एकदम से गर्मी आती है, तो एकदम से पसीने वाली गर्मी होती है। ये इसमें मन करता है खूब ठंडा ठंडा पानी पी लिया जाए, और वही एकदम से तेज़ी से पानी पिया जाता है, वही नुकसान ज़्यादा करता है। तो इट्स बेटर कि हम पानी अगर ठंडा पीना है तो मिला के पिएँ, या अगर फ्रिज का है तो उसे बाहर रख दें पहले थोड़ी देर, थोड़ा उसे गर्म होने दें, उसका ठंडापन कम होने दें, तब पिए। वैसे आमतौर पर गले में क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, गला खराब होना, बीमारी है। इस समय इन्फेक्शन का सीज़न है, बरसात का सीज़न सबसे ज़्यादा गड़बड़ माने जाता है इस मामले में। टॉन्सिल्स हैं, पेट खराब होने से छाले हैं, खराश हैं, खांसी है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन आज की तारीख में इन दिनों में मिलता है, बरसात के दिनों में। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें खाना भी बिल्कुल ताज़ा खाना है, और बिल्कुल बिना मिर्च मसाले तला हुआ नहीं होना चाहिए, इस तरह का खाना खाना है। पानी की मात्रा ज़्यादा पीनी है, जिससे कि आपका पेट प्रॉपरली वर्क करे, प्रॉपर डाइजेशन रहे, और डाइजेशन रहेगा सही तो आपके छाले, मुंह में जो जलन, ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। और जब ये कम होंगी तो आपका स्वास्थ्य अपने आप ही बेटर हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, गले की तो आपने बताई, तो इस मौसम में क्या हम लोगों को, जो आपने कहा कि सादा खाना खाना चाहिए, तो ये हम लोग अचार वचार ये भी ज़्यादा नुकसान देता है क्या? सादा खाने से मतलब है
जो तला हुआ बाहर के समोसे, ये सब चीज़ों को अवॉइड करने को। अच्छा अच्छा। घर की तो सब चीज़ें आप खाइए, घर में तो जो भी बनाने हैं, अगर आप समोसा खाने का ही बने तो घर में बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर कोरोना काल में बाहर की चीज़ों को अवॉइड करिए। अब बात करते हैं हम लोग कान की, कि कान में ज़्यादातर समस्याएं बच्चों में भी रहती हैं और बड़ों में भी रहती हैं, कि कभी कान का बहना है, कभी कभी तो ये होता है कि कम सुनाई देने लगता है। तो उसके बारे में जानना चाहेंगे कि कान बहना या कान की जो भी समस्या है वो किस तरह होती हैं और कैसे हम बच सकते हैं इससे। देखिए, अगर मैं इस मौसम की बात करूं जी, तो इस मौसम में बहुत ज़रूरी है कि कान बिल्कुल साफ़ रहने चाहिए। होता क्या है, बहुत से लोगों के कान में ठेठ, मैल जमा हुआ होता है, और इस सीज़न में नमी ज़्यादा हो जाती है। नमी ज़्यादा होने से ठेठ जो है उसमें फूल जाती है और उसमें इन्फेक्शन होने लेकिन लगता कहते हैं कि कान में साफ नहीं करना चाहिए, नुकसान हो जाता है। हाँ, आप साफ कराइए। अच्छा। देखिए, जितने सारे लोग हैं उसमें से मुश्किल से 1 या 2% लोग ऐसे होते हैं जिनका कान, जिनको साफ कराना पड़ता है, अदरवाइज तो नेचुरल है, कुदरती अपने आप साफ हो जाते हैं। अच्छा। अब जिनका नहीं साफ होता है उनको हर 3 से 4 महीने में कान साफ करा लेना चाहिए। अगर वो साफ नहीं होगा, वहाँ मैल जमा है, पानी जाएगा, नमी जाएगी, तो फंगल इन्फेक्शन का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और एक बार फंगस इन्फेक्शन हो जाए और सही समय में जल्दी उसको ट्रीट ना करा जाए तो आगे चल के कान के पर्दे भी डैमेज हो जाता है। अच्छा। उसमें पर्दे में छेद हो जाता है और सुनाई देने कम लगता है, कान में सूजन आ जाती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कान की सफाई करानी चाहिए? नहीं, तो मैंने अभी आपसे कहा ना, 3 से 4 महीने में अपने आप ही कराते रहना चाहिए। विजिट कर लें। अच्छा। आपको पता लग जाएगा 1 या 2 बार के बाद कि हाँ, आपका मैल कितने दिन में कलेक्ट हो रहा है। अच्छा अच्छा। हो सकता है आपका 6 महीने या साल भर में ना होता हो। और वैसे भी बरसात के मौसम से पहले अगर एक बार आप विजिट कर लें तो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और जानना चाहेंगे कि अक्सर अगर कम सुनने की समस्या होती है तो डॉक्टर कहते हैं कि पर्दे में सुराख है, तो ये किस तरह बिना किसी उसके ऑपरेशन के सही हो जाता है या दवाओं से, कैसे करते हैं आप? देखिए, अगर हम बात करें कम सुनने की, तो कम सुनने के बहुत सारे कारण हैं। अच्छा। बुजुर्गों की तरफ जाएं तो नसें कमज़ोर होने का संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा अच्छा। मीडियोकर अगर एज की बात करें या बच्चों की बात करें और साथ में मवाद आ रहा है तो पर्दे में छेद की वजह से अच्छा अच्छा सुनाई कम देता है। क्योंकि पर्दे का काम होता है, जो हम आवाज़ सुनते हैं उसको कंपन होता है पर्दे में, उस कंपन से जो है आवाज़ जो है दिमाग तक ट्रांसमिट होती है। अब पर्दे में छेद है तो वो प्रॉपरली वहाँ तक नहीं जा रही, नहीं पहुँच पाएगी दिमाग तक। जब नहीं पहुँचेगी तो सुनाई भी कम देगा। तो पर्दा चेंज करने की कोई? पर्दा जब छेद होता है तो पहले कुछ दवाइयाँ देके जो इन्फेक्शन है, जो मवाद आ रहा है, उसको सुखाया जाता है। अच्छा। उसके बाद ग्राफ्टिंग की जाती है। ग्राफ्टिंग मतलब कि आप ही के शरीर की कोई खाल वहाँ से निकाल के पर्दे की जगह पे ट्रांसप्लांट की जाती है। अच्छा। बाहर से बना हुआ कोई पर्दा नहीं आता है। अच्छा अच्छा। लोगों को बहुत भ्रांति होती है कि नहीं हमें अच्छा वाला पर्दा लगा देना, ये लगा देना, नहीं, ऐसा नहीं है। आप ही की खाल का पर्दा बना के लगाया। तो उसके बाद फिर वो प्रॉपर सुनाई देने 100 में से 95% लोग ठीक हो जाते हैं। अच्छा। देखिए 100% तो कोई भी चीज़ नहीं है। वो थोड़ा शरीर पर डिपेंड करता है। हाँ, आपकी बॉडी कितना एक्सेप्ट कर रही है, सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। दूसरे एक समस्या और कान के बारे में सुनाई देती है कि नसें सूख जाना, तो क्या वो उम्र के साथ होता है या किसी टाइम भी हो सकता है? नहीं, हो तो वो किसी भी समय सकता है, पर आप देखो बहुत सारे बच्चे जन्मजात नसें सूखी होने के साथ पैदा होते हैं। उसका कैसे इलाज होता है फिर? मगर नसों में थोड़ी सी भी जान है तो एक लेटेस्ट टेक्निक है, इसे कॉकलियर इम्प्लांट कहते हैं। इसमें हम नस की जगह एक आर्टिफिशियल नस बना के दिमाग तक डालते हैं। अच्छा। उससे फिर मरीज सुनता है और काफ़ी सक्सेसफुल इलाज है और काफ़ी लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। दूसरा, कई बार हेड इंजरी हुई, मतलब सर पे चोट लगी, हाँ। बोन फ्रैक्चर हुई है जी। उसकी वजह से भी जो नस है वो डैमेज हो जाती है। अच्छा अच्छा। अगर लिमिट से ज़्यादा डैमेज है, बहुत ज़्यादा, तो इस केस में भी कॉकलियर इम्प्लांट, और कम अगर डैमेज है तो मशीन लगाने का, मशीन से आदमी सुन सकता है। उम्र के साथ जो बीमारी होती है उसे प्रेस बाइक्यूसिस कहते हैं। अच्छा। तो उम्र के साथ जो हर एक आदमी बूढ़ा होता है, ऐसे नसें भी कमज़ोर होती हैं। हाँ जी। तो और पर्दा अगर ठीक है तो फिर आपको मशीन ही लगानी है, क्योंकि नसें जो कमज़ोर हो जाए एक बार तो फिर संभावना दवा से ठीक होने की। तो जो आप लोग मशीन लगाते हैं तो वो नसों के लिए लगाते हैं या फिर पर्दे के लिए लगाते हैं, क्या काम करती है? नसों, उसका काम होता है जिस फ्रिक्वेंसी
कई तरह की मशीनें आती हैं, जिस उसमें फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंगली हम जो है प्रोग्राम करते हैं मशीन को कि किस फ्रिक्वेंसी पे मरीज को कम सुनाई दे रहा है। अच्छा। तो वो जिस फ्रिक्वेंसी पे मरीज को कम सुनाई दे रहा होता है उसको आवाज़ को लाउड करके कान में ट्रांसमिट करता है मशीन, जिससे कि वो फ्रिक्वेंसी दिमाग तक तो अगर हमारी नसें कमज़ोर हैं तब हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं, और अगर पर्दा ख़राब है तो उसको हड्डियों में कोई जो अंदर छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं उनमें कोई कमी है तो ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है। अच्छा, एक बात और भी हम लोग सुनते हैं कि कान की हड्डी गल गई, ये सुनने में आता है, आमतौर पे बच्चों में ज़्यादा सुना जाता है, तो ये क्या बीमारी है, किस तरह? इसमें क्या होता है, कुछ हार्मोन सिक्रीट होने लगते हैं जो हमारे कान की खाल होती है वो जो है कान के अंदर ग्रो करने लगती है। अच्छा। और कुछ हार्मोन सिक्रीट करती है जिससे कि वहाँ की चारों तरफ की जो अंदर की बोन्स हैं वो डिसॉल्व होने लगती हैं। तो इसका तो इलाज सिर्फ ऑपरेशन है, उसके अलावा कोई इसका इलाज नहीं है। तो जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा समय बीतेगा उतना ही बोन्स को डैमेज करेगा, उतना हीयरिंग लॉस बढ़ता जाएगा। जी जी। थोड़ा सी बात फिर से हम गले की करना चाहते हैं, जिसमें मुंह भी साथ में आता है। तो ये जो हम लोग आजकल ज़्यादातर देख रहे हैं कि ये पान मसाले ये वो सब खाना कितना हानिकारक है, थोड़ा इस बारे में बात करिए। देखिए मैम, पान मसाला तो कहीं से भी कितने की बात ही नहीं, 100% हानिकारक है। अच्छा, क्योंकि सिर्फ मजे के लिए खाते हैं लोग, और तो इससे एक भी चीज़ मुझे कोई बता दे कि इससे ये फ़ायदा होता हो। तो माउथ फ्रेशनर के लिए भी तो लोग खाते हैं। माउथ फ्रेशनर आप तो रहे फिर मसाला क्यों? क्योंकि उसमें इतने केमिकल्स हैं, वो कहीं ना कहीं सिर्फ डैमेज कर रहे हैं आपकी अंदर की म्यूकोजा को। और 100% कैंसरस वाली चीज़ें हैं ये। कैंसर होने की संभावना 10 से 15 गुना बढ़ जाती है जो ये खा रहे हैं जी। ये किस्मत है किसी की जो कि भाई 60 साल तक खाता रहे, उसे कुछ ना हो, लेकिन संभावना तो हर एक की ही एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है कैंसर होने की। और वैसे भी जिस तरह का हम आजकल सिनेरियो देख रहे हैं, कैंसर बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ऐसे में तो इनसे बिल्कुल बच के रहना ही बेहतर है। और होता क्या है, जब आप लगातार आप खाते हो ना, तो लोगों का सिर्फ अकेला कैंसर ही नहीं, मुंह कम खुलना, खाने पीने में जलन होना, दर्द होना, ये सब भी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं तो कुल मिला के मुझे नहीं लगता कि इससे कोई। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी का देखते हैं हम लोग गले में गले का बढ़ना या ग्लैंड्स, ये क्या चीज़ है? ये घेंगा होता है, थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती है। अच्छा। वो हार्मोन्स पे भी डिपेंड करता है। अगर हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं तो दवाइयाँ दी जाती हैं। और आपने देखा ना बड़ी बड़ी लेडीज वही अगर वो हार्मोन्स नॉर्मल हैं तो फिर इसको सर्जरी करके ग्लैंड को निकालना पड़ता है। तो क्या एक बार निकालने के बाद वो दोबारा आ जाता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं मैम, होता क्या है, जो हमारी एक ग्लैंड है उसमें 2 लोब होते हैं। यूजली हम एक बार में एक ही लोब निकालते हैं, क्योंकि दोनों लोब यूजली नहीं बढ़ते हैं एक बार में, बार में एक ही बढ़ता है। अच्छा। और हमने जब एक निकाल दिया तो दूसरा लोब तो हम छोड़ दे रहे हैं, जो कि आज नॉर्मल है जी। अगर कल उसमें भी अगर वो इंक्रीज करने लग जाएगा तो फिर निकालना पड़ेगा। पर उसके लिए जो है हम लोग बीच में थायराइड का टेस्ट कराते रहते हैं। अगर थायराइड हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है तो वो सप्लीमेंट करते हैं। अगर मरीज प्रॉपर सप्लीमेंट ले रहा है तो ऐसा यूजली नहीं होता है कि दूसरी तरफ की ग्लैंड भी बढ़ जाए। अच्छा अच्छा। और क्या क्या सावधानियां हम बरत सकते हैं अपने गले को लेकर, ख़ास तौर से वो भी आजकल के मौसम में, जबकि मौसम भी है और कोरोना भी है, तो हमें क्या क्या मतलब कैसा गर्म पानी ही ज़्यादा पीना है या कुछ और जो आप सही समझते हो? गुनगुने पानी को सेवन ज़्यादा करिए। अच्छा। साथ में नींबू पानी का। तो नींबू पानी तो हमारे गले को अक्सर ख़राब कर देता है, कहते हैं गुनगुने पानी भी पीजिए। अच्छा। हम लोग करते क्या है ना, मजे के लिए पीते हैं कि ठंडा पानी ले रहे हैं, शिकंजी बना के ठंडा जी, वो जो है आपके गले को पकड़ रहा है। अच्छा। अगर आप गुनगुने पानी के साथ पियेंगे तो मुझे नहीं लगता। तो हमें कब सुबह में पीना चाहिए या रात में? सुबह के टाइम बेटर होता है। अच्छा, बिना कुछ खाए पिए? बिना कुछ खाए पिए पीजिए। और बहुत से लोग तो शहद और सही पीते हैं, पर हर एक आदमी शहद और चीज़ों को सूट नहीं करता हर एक को। जी जी। तो अगर पी सकते हैं तो आराम से नींबू पानी पीजिए, बहुत बढ़िया चीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, नाक में जो है अक्सर हम लोग देखने को मिलता है कि कभी कभी से ब्लड आने लगता है, ज़ुकाम ज़्यादा दिन रहता है तो ब्लड आने लगता है, तो ये क्या वजह है? ये कोई घबराने वाली बात होती है या इसका एक नॉर्मल प्रोसेस है ज़ुकाम के ज़्यादा दिन रहने से? मैम देखिए, ब्लड आना नाक से एक अलग पूरा विषय है। हाँ, उसमें एक कारण ये भी होता है कि जिनको लंबे समय तक जुकाम रहता है उनको खून आने लगता है। और ये ऐसा उन्हीं को होता है जो बार बार, जब नाक जुकाम लगातार बना हुआ है और हम लगातार नाक को बार बार
सिनक सिनक के साफ कर रहे हैं या उंगली डाल डाल के साफ कर रहे हैं तो अंदर की खाल छिल जाती है। अच्छा, इसलिए खून आ जाता है। ये कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है, जो काम का प्रॉपर इलाज कराइए ठीक हो जाएगा। आजकल जैसा कि संक्रमण का ज़्यादा खतरा बढ़ा हुआ है और गले से ही कहते हैं कि शुरुआत हो रही है, तो क्या सिम्टम सही वही सिम्टम आते हैं जो कोरोना के हैं या नॉर्मल भी हो सकता है तब भी हमको कोरोना जैसे सिम्टम आते हैं? ये इसमें कैसे हम फ़र्क करेंगे? देखिए, अधिकतर जो कोरोना है उसमें बुखार काफ़ी तेज़ रहता है गले खराब होने के साथ साथ, और जो दवाइयाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होती हैं। साथ साथ आपको सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। और जब आप वैसे देखिए तो अधिकतर लोगों को सिर्फ गला खराब है, बुखार नहीं है। जिसको बुखार है, गला खराब नहीं, तो संभावना उससे अपने आप कम हो जाती है कि आपको कोरोना की संभावना नहीं है। क्योंकि गले के साथ हमें अगर फीवर नहीं है तो, अगर हल्का फुल्का है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर तेज है तो फिर आपको टेस्ट कराना ज़रूरी बन जाता है। ठीक है, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि 80% पेशेंट ऐसे हैं जिनके सिम्टम्स आते ही नहीं जिनको, और हमें नहीं पता हम किसके साथ में पास से निकल गए हैं, क्या मालूम उससे हमें कोई इन्फेक्शन होने की संभावना रही हो। तो या तो हम घर में बिल्कुल 100% आइसोलेट हों, ऐसा हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ऐसा जी, है ना। हाँ। क्योंकि अब 4 महीने हो गए हैं, आप बाहर कुछ तो सामान लेने निकलोगे, कभी सब्जी लेने जाओगे, कभी दूध लेने जाओगे, नहीं है तो वैसे भी गेट तक तो टहलने जाओगे आप। तो बस ख्याल ही रखना है अपना, और बुखार ना बढ़े और गला खराब ना हो उसका ध्यान रखना है। और दोनों चीज़ें हो रही हैं और सांस लेने में थोड़ा सा चोकिंग लगे तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखा के अपना उसका टेस्ट कराना है। टेस्ट अगर आता है तो उसको उसी हिसाब से फिर ट्रीट करना है। ठीक है, ट्रीटमेंट में तो यही है ना, असली तो हमें अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ानी है। सुबह शाम एक्सरसाइज करिए, प्रॉपर अच्छा खाना खाइए। मैंने शुरुआत में इसीलिए कही कि सादा खाना खाइए जी जी, तो जितना सादा खाना खाएंगे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़िया रहेगी, बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपको कोई वायरस। अच्छा डॉक्टर साहब, मुँह में जो छाले होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, एक आम समस्या है ये, तो कभी कभी गंभीर रूप धारण कर लेती है, तो क्या इसकी वजह रहती है कि छाले पेट से ही परेशानी होती है, क्या है ये? हाँ, नहीं, सबसे जो ज़्यादा देखा गया है कि जो है प्रॉपर पेट साफ जिनका नहीं होता, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनमें ये चीज़ें सबसे ज़्यादा होती हैं। तो पेट जब साफ नहीं होता है तो विटामिन की एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। तो हम विटामिन बेशक कितने ही देते रहें, लेकिन अगर फिर भी पेट साफ नहीं है तो छालों को जाने में टाइम लगता है, या छाले चले भी गए तो बहुत जल्दी ही दोबारा हाँ, कई लोगों में देखा जाता है कि महीनों तक छाले रहते हैं और उनकी समस्या नहीं जाती है। उसके लिए उन्हें ध्यान रखना है कि खाना इस तरह का खाएं जिसमें फाइबर डाइट हो, अधिक, दूसरा टेंशन ना हो। अच्छा, टेंशन का अकेले फाइबर जो है पेट ही नहीं, टेंशन भी जिसको ज़्यादा रहती है उनको भी छाले होने की संभावना बहुत रहती है। अच्छा, तो और सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पेट साफ रहे उसके लिए हमें फाइबर वाली, हरी सब्जियों वाली चीज़ें ज़्यादा, क्या क्या चीज़ें हमें खाना चाहिए, थोड़ा सा इस बारे में भी बताइए। नहीं तो ठीक है, उसके लिए खीरा है, पपीता है, अभी तो तरबूज खरबूज खूब आ रहे थे, जिसमें फाइबर हो वो चीज़ें ज़्यादा खाइए, चिकनी तली हुई चीज़ें कम से कम खाइए। जब इस तरह की चीज़ खाएंगे तो पेट जल्दी साफ रहेगा आपका, छाले होने की संभावना कम रहेगी। दूसरा, पानी खूब पिए, मैंने जैसे पहली बार कहा, तो पानी जितना पिएंगे उतना ही कब्ज होने की संभावना कम रहती है। तो पानी जो हम लोग पीते हैं, तो एक तो ये आरओ वाला पानी आता है, और कुछ लोग अब ये कहने लगे हैं कि इस पानी में सारे मिनरल्स निकल जाते हैं, तो हमें क्या ऐसी स्थिति में करना चाहिए? क्या हमें नॉर्मल वाटर लेना चाहिए या फिर हमें आरओ वाला लेना चाहिए? ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आजकल लोगों में है कि मिनरल्स निकल गए तो ये पानी बेकार हो गया, इस बारे में क्या कहीं ना कहीं तो नुकसानदायक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि है ना, लेकिन क्योंकि वायरस और इतने ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं चारों तरफ, उसको देखते हुए हर आदमी आरओ लगा रहा है। आरओ लगा तो उसका पानी पीना है, लेकिन मेरी राय में इससे पहले जो एक्वागार्ड आता था वो बेटर था, उसमें इतना मिनरल्स नहीं निकलते थे और पानी भी बिल्कुल शुद्ध होता था वो। पर अब कंपनियां जो हमारे देश तो जो है, आप देखो जो चीज़ का ऐड ज़्यादा आता है हर आदमी उस चीज़ के पीछे भागता है। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा एक थोड़ा सा ये विषय से हटके तो सवाल है, लेकिन मैं पूछना चाहूँगी आपसे, जो समरसेबल लगता है 320 उस पर लगता है, तो क्या उस वाटर को प्योर वाटर माना जाता है अगर बिना आरओ के हम उसे इस्तेमाल करते हैं? तो मैडम, ये तो जो है डिपेंड करता है कि आपके जो जिस जगह से पानी आ रहा है उस जगह कहीं कोई, क्योंकि आजकल रेन हार्वेस्टिंग के सिस्टम भी लगे होते हैं, और किसी ने जो है
प्रॉपर अगर इन हार्वेस्टिंग का सिस्टम तो लगा हुआ है, लेकिन ये ध्यान नहीं देना कि पानी किस तरह का वहाँ पे जमीन में जा रहा है, तो वो गंदा कर देगा। फिर उसके लिए फिर आरओ बचा, तो फिर कहाँ जाए सब साफ ना हो। तो इसलिए पहले एक बार चेक करा के ही पता लगेगा वो तो कि कितना हमको पानी प्योर मिल रहा है। मेरे ख्याल से जो पुराने ज़माने में घड़े के पानी पी जाते थे वही सबसे ज़्यादा अच्छे थे, बेस्ट वही था। लेकिन हम लोग आधुनिक युग में आ गए हैं तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। उस पानी से कभी भी गला खराब नहीं होता, गला खराब नहीं होता वो। हाँ, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा होता है, मिट्टी की जो महक आती है ना, जी जी, उसका पानी पीने का मजा ही अलग होता है। लेकिन आधुनिकता ने सब कुछ खत्म कर दिया है। आधुनिकता के साथ साथ हम लोगों को हर चीज़ बहुत फास्ट चाहिए। उसमें जो है आपको रात भर रखना पड़ेगा, मालूम पड़ा 2-3 घंटे 2.5 घंटे में पानी खत्म हो गया, फिर खाली हो गया, फिर भरना है उसको, उसे भरना भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपसे बात करते करते ध्यान में आ रहा था कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें अक्सर कान की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो बच्चे तो रोने लगते हैं, तो हमें कैसे क्या समझ में आएगा कि इनके कान में कुछ है, क्योंकि हम लोग देख नहीं सकते। और एक और बात आपसे बात करने में आ रही थी ध्यान में कि पहले ज़माने में ये तेल डाल देते हैं, क्या वो डालना सही रहता है या गलत रहता है? नहीं, तेल डालने में कोई नुकसान नहीं है, पर होता क्या है, अधिकतर लोग थोड़ा सा ही बच्चा रोया, माँ कहती हैं या दादियाँ कहती हैं कि नहीं गर्म करके डाल दो। हाँ, होता क्या और उसमें डॉक्टर साहब लहसुन भी डाल देते हैं पुराने ज़माने में। तो देखिए वो घरेलू उपचार हैं, फ़ायदा होता होगा क्योंकि उस बारे में मैंने पढ़ा नहीं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता कि वो कितना फ़ायदा करता है। पर होता क्या है, जब हमने तेल को गर्म करा, हम लोग उंगली से छू छू के देखते हैं कि कितना गर्म है। हाँ, ये खाल बहुत मुलायम मोटी होती है। हाँ, इससे नहीं पता चल रहा, इससे नहीं पता लगता। हाँ। कान की खाल बहुत मुलायम होती है। मैंने बहुत सारे बच्चों के कान ऐसे देखे हैं जिनमें आपने डाला फफोले पड़ गए। अच्छा, तो इसलिए मैं तो हमेशा मना करता हूँ कि आप तेल मत डालिए, क्योंकि तेल ऐसा डालेंगे तो उससे धूल मिट्टी सब वहाँ कलेक्ट होगी और ज़्यादा ठेठ बनने की भी संभावना रहती है। तो हम लोग जो खुद से साफ करना चाहते हैं वो एक प्रक्रिया सही नहीं है। जब आप साफ करते हो तो वो मैल को पर्दे की तरफ ले जाती है। अच्छा, तब हमें भी साफ करने में दिक्कत होती है और ज़्यादा अंदर चला जाता है, पर्दे के पास पहुँच गया, जब आप हिलोगे तो ही थोड़ा बहुत, तो डर लगा रहता है कि नहीं पर्दे पे कोई चोट ना पहुँच जाए। अगर छोटे बच्चों में ये पर्दे की कोई प्रॉब्लम हो जाती है या सुराख हो जाता है तो क्या उसको किस तरह ऐसे ही ठीक करते हैं, ऑपरेशन से? तो 2-3 साल तक के बच्चे में अगर है तो वो कई बार अपने आप भी ठीक हो जाती है, पर अगर हमें ऑपरेशन करना ही पड़ता है तो 8 साल की उम्र तक करीब हम इंतजार करते हैं, क्योंकि तब तक कान का साइज़ बढ़ता है। अच्छा, तो जब साइज़ प्रॉपर हो जाता है तो उसका ऑपरेशन कर सकते हैं। तो एक छोटे बच्चे का जब तक आप ऑपरेशन नहीं करेंगे, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, उससे पहले करने के ठीक होने की संभावना बहुत कम रहती है। अच्छा, क्योंकि उसके बाद फिर से वही प्रॉब्लम रिपीट होने की समस्या रहती है, क्या होता है? अच्छा डॉक्टर साहब, कान का नई स्टडीज आ रही है कि 4-5 साल के बच्चों में भी कर सकते हैं। अच्छा, पर जो है अभी इतना प्रचलित नहीं है, हम लोग अभी इंतजार करते हैं 8-9 साल की उम्र तक। अच्छा, आमतौर पर कान डॉक्टर साहब बहने क्यों लगता है, क्या इसकी वजह रहती है? बहने का तो सीधे सिस्टम है कि इन्फेक्शन होगा। अगर इन्फेक्शन होगा तो खाल जो है से कुछ पदार्थ सिक्रेट होने लगते हैं। जो पदार्थ निकलते हैं उनमें जो वायरस हैं वो पनपने लगते हैं। अच्छा, जब वो पनपता है तो जब वो वायरस पनपा तो वो और ज़्यादा स्वेलिंग क्रिएट करता है। जब स्वेलिंग क्रिएट करेगा तो सिक्रेशन जितने ज़्यादा निकलेंगे उतने ज़्यादा मेल आने लगेगा। तो उसको बहने के लिए हमें क्या दवाइयाँ आती हैं, आपको दिखाना पड़ेगा प्रॉपर, क्योंकि किस तरह का इन्फेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली दवा दी जाती है। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को। उम्मीद है कि इन जानकारी से लाभ उठा सकेंगे, और ख़ास करके जो कोरोना का संक्रमण चल रहा है। और बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए, कीमती वक्त अपना देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अगले किसी कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।